Students, myself Sunita Notyal, your science teacher. Today we will be read about the chapter number 2, nutrition in animals. तो स्टूडेंट्स, आज हम जो इस चैप्टर का रिमेनिंग पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे. ओके. जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसका हम बकल कैविटी आपको पढ़ा चुके हैं. सेकंड है फूड पाइप या ओसोफेगस. अब खाना हमारा कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है. द फूड पाइप स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक रीजन एंड रन अंटिल द चेस्ट एरिया इन एनिमल. जो फूड पाइप है वो नेक रीजन से, गले से होकर के छाती तक जाता है. जो एक ट्रैक बना हुआ है, रास्ता बना हुआ है, जो आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है. इससे खाना हमारा कहाँ जाता है? स्टमक में जाता है. द फूड मूव्स इन डाउनलोड डायरेक्शन इन द फूड पाइप. जो खाना होता है वो नीचे की तरफ, स्टमक की तरफ जाता है. द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड मूव्स थ्रू द फूड पाइप एंड रीच द स्टमक. जो पार्शियली, आंशिक रूप से पचा हुआ भोजन होता है वो फूड पाइप से कहाँ पहुँचता है? स्टमक में पहुँचता है. This happens when food particles enter the windpipe. क्या होता है जब खाना कभी तुम्हारे विंड पाइप में पहुंच जाता है? तो बच्चों, जो हमारा ग्रसिका है, ओसोफेगस है, उसी के बिल्कुल एडजेसेंट एक विंड पाइप जाती है जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? श्वास नली कहते हैं. फूड पाइप भोजन नली और विंड पाइप श्वास नली. द विंड पाइप carries air from nostril, lungs, runs adjacent to food pipe. आपको फिगर में भी दिखाई देगा. जो विंड पाइप है, ये जो हम सांस लेते हैं नाक से, तो उसको कहाँ ले जाती है? हमारे लंग्स में, फेफड़ों में ले जाती है. और ये बिल्कुल फूड पाइप के समानांतर होती है, उसके एडजेसेंट होती है. बट व्हेन वी swallow food, a flap like valve close the passage of the windpipe and guides the food into the food pipe. मतलब जब हम कोई भोजन खाते हैं, भोजन निकलते हैं, तो जो ये विंड पाइप होता है इसमें एक ढक्कन सा लग जाता है जिसके कारण खाना विंड पाइप में बिल्कुल नहीं जाता और कहाँ जाता है? फूड पाइप में जाता है. लेकिन कभी कभी क्या होता है? इफ़ वी टॉक while eating, food particles enter the windpipe and we feel choked, get hiccups और कफ. कभी कभी क्या होता है, जब हम खाना खा रहे होते हैं, कभी हमें हंसी आ जाती है या हम बात कर लेते हैं, तो जो फूड पाइप होता है खाना उसमें न जा कर के खाने के कुछ पार्टिकल्स कहाँ चले जाते हैं? विंड पाइप में चले जाते हैं. तो हमें खांसी आने लगती है, हिक्कप्स माने हिचकी आने लगती है, और जिसे हम क्या बोलते हैं अपने सामान्य भाषा में? उछिण लग गया. हमें क्या लग गया? उछिण लग गया. ओके बच्चों. अब तीसरा है स्टमक. स्टमक मतलब आमाशय. वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. जो आमाशय है वो हमारी आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है. द स्टमक रिसीव फूड फ्रॉम फूड पाइप. जो आपको फिगर में दिखाई दे रहा है स्टमक का आकार, वो देखो उसमें दो पाइप्स हैं. एक ऊपर से आ रहा है, एक एल शेप नीचे को जा रहा है. तो जो ऊपर से आ रहा है वो किससे जुड़ा हुआ है? वो ओसोफेगस से जुड़ा हुआ है. जो नीचे डाउनवर्ड्स जा रहा है वो किससे जुड़ेगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन से जुड़ेगा. तो स्टमक में खाना कहाँ से आता है? फूड पाइप से आता है. इट्स अदर एंड्स द कनेक्टेड टू स्मॉल इंटेस्टाइन. जो उसका दूसरा छोर है वो छोटी आंत से जुड़ा होता है. द स्टमक्स इनर लाइनिंग प्रोड्यूस थ्री थिंग्स. जो स्टमक होती है उसकी जो आंतरिक भित्ति होती है वो तीन चीज़ें प्रोड्यूस करती है, निकालती है. वो तीन चीज़ें क्या हैं? म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस. जिसे हिंदी में हम क्या बोलेंगे? म्यूकस को श्लेष्मल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पाचक रस. तो म्यूकस का काम क्या है? इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग. ये क्या करता है म्यूकस? जो हमारे स्टमक के आमाशय की भित्ति होती है उसकी रक्षा करता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? इट किल्स द बैक्टीरिया दैट इंटर्स अलॉन्ग विद फूड. जब हम खाना खाते हैं तो हमारे खाने के साथ साथ कुछ
बैक्टीरिया चले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं, तो ये उनको मारने का काम करता है। मेक्स द मीडियम इन स्टमक एसिडिक एंड दस हेल्प डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। और दूसरा काम क्या करता है ये अम्ल, जो पेट का जो माध्यम है, जो हमारा स्टमक का मीडियम है, उसको एसिडिक बनाता है, अम्लीय बनाता है, जिसके कारण क्या होता है, जो डाइजेस्टिव जूस है, पाचक रस हैं, वो काम करते हैं। तीसरा है बच्चों डाइजेस्टिव जूसेस, जो हमारे पाचक रस होते हैं। अब डाइजेस्टिव जूस का काम क्या है, ब्रेक डाउन द प्रोटीन प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिमिलर सब्सटेंसेस। डाइजेस्टिव जूस का काम यहाँ पे स्टमक में जो प्रोटीन होता है इसको सिंपलेस्ट सब्सटेंस में, ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलेस्ट सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है। तो प्रोटीन को किस में तोड़ेगा, अमीनो एसिड्स में तोड़ेगा। जबकि कार्बोहाइड्रेट ब्रेकडाउन कहाँ से शुरू हो जाता है, हमारे मुंह से। जब उसमें सलाइवा मिलती है, सेलिवरी ग्लैंड जब लार छोड़ती हैं, तो वहीं से वो टूट जाता है कार्बोहाइड्रेट, किस में, शुगर में। ओके, स्टोरी ऑफ डिस्कवरी ऑफ स्टमक। अब एक कहानी जानो कि स्टमक की खोज कैसे हुई, कैसे स्टमक काम करता है। इन 1822 अ मैन नेम्ड एलेक्सिस सेंट मार्टिन वॉज हिट बाय अ गन। 1822 में एक आदमी था जिसका नाम था एलेक्सिस सेंट मार्टिन, उसको गोली लगी। द बुलेट हैड मेड द होल इन हिज स्टमक, और गोली से उसके पेट में क्या हो गया, एक छेद हो गया। ही वॉज ब्रॉट टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट, और उसे आर्मी के एक डॉक्टर विलियम ब्यूमॉन्ट के पास लाया गया। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट कुडंट क्लोज द होल प्रॉपरली। डॉक्टर ने उस व्यक्ति की जान तो बचा दी मार्टिन की, लेकिन जो होल और का था, छेद और का था स्टमक में, उसको ढंग से वो बंद नहीं हुआ। वो उसको किससे बंद करता, पट्टी लगा के, बैंडेज लगा के उसको बंद करता। ब्यूमॉन्ट टुक इट एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सी द इनसाइड ऑफ द स्टमक थ्रू द होल। अब ब्यूमॉन्ट को ये, डॉक्टर ब्यूमॉन्ट को ये एक अवसर मिल गया पेट के अंदर झांकने का कि हमारा जो स्टमक है, आमाशय है, कैसे काम करता है। तो ब्यूमॉन्ट ने क्या पाया, स्टमक वॉज चर्निंग फूड, मतलब जो पेट है, पेट के अंदर जो खाने की क्या होती है, चर्निंग होती है, खाना मथा जाता है, बिल्कुल बारीक हो जाता है। इट वॉज सिक्रीटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्टेड द फूड, और वहाँ कुछ पाचक रस सिक्रीट होते हैं जिससे कि खाना क्या होता है बच्चों, पच जाता है। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द एंड ऑफ द स्टमक ओपन इनटू द इंटेस्टाइन ओनली आफ्टर द डाइजेशन ऑफ फूड इनसाइड द स्टमक इज कंप्लीट। और उसने ये भी ऑब्जर्व किया, ये भी देखा कि स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन कब खुलती है, जब स्टमक में हमारा फूड का डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ से विलियम ब्यूमॉन्ट को स्टमक की जानकारी मिली। तो ये एक फिगर है, ये आप अपनी कॉपी में भी बना लीजिएगा। ये ओरल कैविटी है, बकल कैविटी, टंग है, और इसोफेगस से खाना कहाँ गया, स्टमक में। और स्टमक अब किससे जुड़ा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। ओके, फोर्थ है बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको कहते हैं छोटी आंत। हाईली कॉइल्ड, बिल्कुल मुड़ी हुई, जैसे जलेबी होती है ना, उस तरह से पेट में मुड़ी होती है। 7.5 मीटर लॉन्ग, और इसकी लंबाई कितनी होती है, 7.5 मीटर लंबी होती है। अप्रॉक्स 20-21 फीट लंबी होती है ये। द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन सिक्रीट सम डाइजेस्टिव जूस। जो इनर लाइन होती है, आंतरिक भित्ति होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, ये कुछ पाचक रसों का श्रावण करती है, पाचक रसों का श्रावण करती है जो खाना पचाने में सहायक होते हैं। ऑल्सो लीवर एंड पेनक्रियाज रिलीज डाइजेस्टिव जूस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब दो ग्लैंड हैं, लीवर मतलब यकृत और पेनक्रियाज मतलब अग्नाशय। ये क्या करते हैं, दो पाचक रसों का श्रावण करते हैं, कहाँ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो भोजन का पूरा पाचन हो जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, पूरा हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन ब्रेक्स द कार्बोहाइड्रेट इनटू ग्लूकोज, फैट्स इनटू फैटी एसिड एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड। और स्मॉल इंटेस्टाइन में जितने भी हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज या शुगर में, फैट्स फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में,
और प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अब लीवर के बारे में थोड़ा जानो आप। लीवर जो यकृत है रेडिश ब्राउन ग्लैंड है, एक लाल भूरी रंग की एक ग्रंथि होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन बॉडी, यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इट सीक्रेट बाइल जूस, यह पित्त रस का स्रावण करती है। बाइल जूस इज द स्टोर इन गाल ब्लैडर, जो बाइल जूस होता है वो कहाँ जमा होता है? गाल ब्लैडर में। गाल ब्लैडर को हम हिंदी में क्या कहेंगे? पित्ताशय। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, जो बाइल होता है यह इसका काम, मुख्य काम क्या है? ये फैट के, वसा के डाइजेशन में सहायक होता है, वसा को डाइजेस्ट करता है, पचाता है। दूसरा ग्लैंड हो गया पैनक्रियास, अग्नाशय। अब कलर कैसा होता है अग्नाशय का? लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड, ये हल्के पीले रंग की एक ग्रंथि है। लोकेटेड जस्ट बिलो स्टमक, ठीक पेट के स्टमक के नीचे अवस्थित है ये ग्लैंड। ये एक पैनक्रियाटिक जूस का स्रावण करती है, सीक्रेट्स पैनक्रियाटिक जूस, एक अग्नाशयिक रस का स्रावण करती है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन एंड चेंज देम इनटू सिंपलर फॉर्म। और जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ये भी जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करती है, चेंज करती है। मतलब जो जटिल पदार्थ हैं उनको सरल पदार्थों में तोड़ने का काम करती है। ओके, इस फिगर में देखो, ये लीवर है, सबसे बड़ी ग्रंथि दिखाई दे रही है आपको, ये थोड़ा जो ब्लू कलर से किया हुआ है। और ठीक स्टमक के नीचे देखो ये ग्रीन येलो, ये पैनक्रियास है। ओके, इस फिगर को भी आप अपनी कॉपी में बनाइएगा। अब इसके बाद आपको क्या बताया था, जो हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल होता है, कितने स्टेप्स हैं इसके? द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल अंडरगो इन 5 स्टेप्स। विच वन? इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो इंजेशन मतलब अंतर्ग्रहण, डाइजेशन मतलब पाचन, ऑब्जॉर्प्शन अवशोषण, एसिमिलेशन स्वांगीकरण और इजेशन निष्कासन। ओके, तो अभी तक हम क्या पढ़ चुके हैं? इंजेशन एंड डाइजेशन। अब होता है फूड का एब्जॉर्प्शन शुरू, खाने का अवशोषण शुरू। एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में खाने का अवशोषण शुरू होता है। द इनर वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली। जो इनर लाइन होती है, आंतरिक भित्ति होती है छोटी आंत की, उसमें हजारों फिंगर लाइक, उंगलियों की समान संरचना होती हैं जिनको हम विली कहते हैं। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हम हिंदी में इन्हें दीर्घरोम या रसांकुर कहते हैं। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन एंड डाइजेस्ट फूड। विली क्या करती है? अपना क्षेत्र बढ़ा देती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है अवशोषण के लिए और खाने को पाचन करती है। द सरफेस ऑफ विली एब्जॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और जो विली का जो सरफेस बढ़ जाता है, क्षेत्र बढ़ जाता है, तो ये फूड मटेरियल को आसानी से अवशोषित कर लेती है। द प्रोसेस ऑफ विच डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व इन ब्लड वेसल फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन इन कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। और जो ये ब्लड वेसल होती हैं, रक्त कोशिकाएं होती हैं, ये भोजन को स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या कर लेती हैं? अवशोषित कर लेती हैं। और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? अवशोषण, एब्जॉर्प्शन कहते हैं। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी where they are used to build complex substances such as protein required by the body. This is called assimilation. अब जो ब्लड वेसल्स ने ऑब्जर्व किया इन सब्सटेंसेस को, तो वो विली ने ब्लड वेसल्स के माध्यम से ऑब्जर्व किया। अब उन्होंने क्या किया? बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स को, शरीर के विभिन्न अंगों को भेज दिया। और इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, स्वांगीकरण कहते हैं। 5th देखो बेटा, लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, इसको क्या कहते हैं? बृहदांत्र भी कहते हैं, बड़ी आंत भी कहते हैं।
Any food that is left undigested pass through the small intestine and enters the large intestine. अब जितना भी अपचा भोजन बचता है वो कहाँ पहुँच जाता है, हमारी बड़ी आंत में पहुँच जाता है. लार्ज इंटेस्टाइन इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. जो बड़ी आंत होती है ट्यूब की तरह, नली की तरह एक संरचना है, जैसे कि आपको फिगर में भी दिखाई दे रहा है. वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. ये चौड़ी होती है किसकी तुलना में, स्मॉल इंटेस्टाइन की तुलना में, लेकिन छोटी होती है क्योंकि छोटी आंत की लंबाई कितनी है 7.5 मीटर और बड़ी आंत की लंबाई कितनी है 1.5 मीटर. ओके. अब काम क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, मेन फंक्शन एब्जॉर्ब वाटर एंड साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड. जो अपचा खाना है उससे क्या लेता है ये, पानी और नमक लेता है. द रेस्ट ऑफ वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड. अब जितना भी अपविष्ट खाना रहता है ये हमारे कहाँ चले जाता है, रेक्टम. रेक्टम मतलब मलाशय में चला जाता है. रेक्टम होल्ड्स द अनडाइजेस्टेड फूड अंटिल एलिमिनेशन. अब रेक्टम में वो अनडाइजेस्टेड फूड पड़ा रहता है जब तक कि उसका एलिमिनेशन नहीं होता. एलिमिनेशन मतलब निष्कासन नहीं होता है. अब एनस, गुदा. फीकल मैटर इज रिमूव थ्रू एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. और जो ये अपविष्ट पदार्थ होता है, वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड होता है, ये समय समय पर मल के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है. दिस प्रोसेस बाय विच द वेस्ट अनडाइजेस्टेड फूड गेट आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस इज कॉल्ड इजेशन. जब शरीर का जो अनडाइजेस्टेड फूड और वेस्ट होता है ये गुदा के माध्यम से मल के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, इजेशन मतलब निष्कासन कहते हैं. ओके. तो ये हमारी क्या थी, एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल की प्रोसेस थी जिसमें खाना क्या होता है, पचता है. ये पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है. ओके. अब हम डाइजेशन में ह्यूमन बीइंग में पढ़ चुके हैं. अब हम ग्रास ईटिंग एनिमल और अमीबा में पढ़ेंगे. ग्रास ईटिंग एनिमल का दूसरा नाम क्या है, रूमिनेंट्स. ओके. डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल. रूमिनेंट्स में हम डाइजेशन पढ़ेंगे कि रूमिनेंट कैसे पचाते हैं अपने न्यूट्रिएंट्स को. काऊ, बेफेलो एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूड कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग. आपने देखा होगा गाय भैंस मुंह चलाते रहते हैं लगातार, भले ही वो घास खा रहे हो या नहीं खा रहे हो. ऐसा क्यों होता है, कभी आपके दिमाग में बात आई कि ऐसा क्यों होता है? अब मैं आपको बताती हूँ ऐसा क्यों होता है. द क्विकली swallowed द ग्रास एंड स्टोर इन अ पार्ट ऑफ स्टमक कॉल्ड रूमेन. गाय क्या करती है, जब उसे गाय या भैंस जितने भी रूमिनेंट्स होते हैं, ग्रास ईटिंग एनिमल होते हैं, जब इनको घास मिलती है फटाफट निगल लेते हैं. ये उसको मुंह में डाला निगला. और कहाँ, अपने स्टमक के 4 पार्ट्स होते हैं, किसके, रूमिनेंट्स के. फर्स्ट चैम्बर को कहते हैं रूमेन. तो ये अपना सारा वो जो खाना होता है रूमेन में इकट्ठा कर लेते हैं. उसके बाद ये खाना उसके सेकंड चैम्बर में चला जाता है जिसे कहते हैं रेटिकुलम. रेटिकुलम में ये फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है, मतलब आंशिक रूप से पचता है और कन्वर्ट इनटू सॉफ्ट पल्प कॉल्ड कर्ड. और कन्वर्ट हो जाता है किस में, कर्ड में, जुगाल में कन्वर्ट हो जाता है. जब एनिमल आराम से बैठा रहता है तब वो क्या करता है, इस कर्ड को फिर वापस लाता है कहाँ, अपने माउथ में, मुंह में वापस लाता है और फिर चबाता है, जिसको हम जुगाली करना कहते हैं. तभी तो गाय भैंस लगातार मुंह चलाते रहता है, उसको बारीक दांतों से अपने पीस देता है, किस फॉर्म में बदल देता है, पल्प से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है. उसके बाद ये लिक्विड फॉर्म कहाँ जाता है, थर्ड चैम्बर में जाता है जिसे कहते हैं ओमेसम. ये आपकी बुक में तो नहीं है शायद, तो इसे क्या कहते हैं हम, ओमेसम कहते हैं. उसके बाद ये खाना जाता है स्टमक के 4th चैम्बर में जिसको कहते हैं एबोमेसम, वहाँ जाता है. और उसके बाद फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर अब जैसे ह्यूमन बीइंग्स में होता है वैसे ही होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, रेक्टम में जाएगा, फिर एनस से बाहर निकल जाएगा जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है. द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज. जो ग्रास होती है, घास होती है, सेलुलोज रिच होती है. और सेलुलोज क्या है, यह भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही है.
एंड मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज। अब बहुत से जानवर और उसमें मनुष्य भी शामिल है जो सेलुलोज को पचा नहीं पाते हैं। सेलुलोज को कौन पचा पाता है? केवल ग्रास ईटिंग जो रूमिनेंट्स होते हैं यही पचा पाते हैं, क्योंकि इनका बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह का होता है। द सेलुलोज ऑफ फूड इज डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बाय द एक्शन ऑफ सर्टेन बैक्टीरिया। जो सेलुलोज होता है उसका पाचन कहाँ हो जाता है? र्यूमन और रेटिकुलम में हो जाता है, क्योंकि वहाँ कुछ बैक्टीरिया होते हैं। द सेलुलोज डाइजेस्टिंग बैक्टीरिया इज नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। क्योंकि सेलुलोज डाइजेस्टिंग जो बैक्टीरिया होते हैं, सेलुलोज को पचाने वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, ये मनुष्यों में नहीं होते हैं। दस वी कांट डाइजेस्ट सेलुलोज, इसीलिए मनुष्य सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है। ओके, अब अगला देखिए आप, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। अमीबा में कैसे डाइजेशन होता है? अमीबा क्या है? अमीबा इज माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा जो है ये सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा जाने वाला एक कोशिकीय जीव है। फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा कहाँ मिलता है? तालाब के पानी में मिलता है। अमीबा हैज़ ए सेल मेम्ब्रेन, अ न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल वैक्यूल इन इट्स साइटोप्लाज्म। अमीबा में क्या होती है? एक सेल मेम्ब्रेन होती है, कोशिका भित्ति होती है, एक केंद्रक होता है और छोटे छोटे वैक्यूल्स होते हैं, रिक्तिकाएँ होती हैं। कहाँ? इसके साइटोप्लाज्म में। आप फिगर भी देखो और ये फिगर अपनी कॉपी में भी आप बनाना। ओके, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता, ये अपने शरीर का आकार बदलता रहता है। जहाँ भी इसको जाना है शरीर को उसी तरफ मोड़ लेता है, क्योंकि ये सिंगल सेल्ड है। इट्स बॉडी हैज़ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। इसके शरीर में उंगलियों की तरह उभार निकले होते हैं। कॉल्ड स्यूडोपोडिया एंड फॉल्स फीट, जिन्हें हम क्या कहते हैं? स्यूडोपोडिया कहते हैं या फॉल्स फीट। ये फीट तो है नहीं, पैर तो है नहीं, लेकिन जिस तरफ भी इसको जाना होता है वो उंगली जैसी संरचना उस तरफ को बढ़ा लेता है। स्यूडोपोडिया इज यूज्ड फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। स्यूडोपोडिया क्या करता है? इधर उधर जाने का काम भी करता है और भोजन को पकड़ने का काम भी करता है। अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। जो अमीबा होता है ये किनको खाता है? छोटे सूक्ष्म जीवों को खाता है। When it senses food, it push out pseudopodia around the food particle and engulf it. जहाँ पे इसको फूड पार्टिकल दिखता है, कोई बैक्टीरियम दिखता है, ये उस तरह अपने अपने स्यूडोपोडिया बढ़ा लेता है और उस पार्टिकल को अपने अंदर ले लेता है। द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल। और जो खाना होता है वो फूड वैक्यूल में आ जाता है, मतलब अंदर आ जाता है उसकी बॉडी के अंदर। अब डाइजेस्टिव जूसेस एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और यहाँ उसके डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं जो उसको सरल रूप में बदल देते हैं। ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज ऑब्जर्व्ड। और उसके बाद जो पचा हुआ भोजन होता है ये बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर यूज ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन। और जो उसका खाने का जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं, ये उसकी वृद्धि में, उसके मेंटेनेंस में, अमीबा के और उसके द्विखंडन में काम आते हैं, मतलब मल्टीप्लिकेशन में काम आते हैं। क्योंकि आप पढ़ चुके हैं अमीबा में जनन कैसे होता है। अमीबा में जनन द्विखंडन पद्धति से होता है। द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल। और रिक्तिका द्वारा जो वैक्यूल होता है उससे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, अपचा खाना होता है, मतलब रेजिड्यू होता है, अवशेष होता है, उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा एक ह्यूमन टीथ के बारे में भी आपकी बुक में उसको भी हम जान लेते हैं। ह्यूमन टीथ में, ह्यूमन में मनुष्यों में 2 बार दांत आते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ जो बचपन में आते हैं। टीथ्स दैट ग्रो इन चिल्ड्रन फॉल ऑफ बिटवीन 6 to 8-9 ईयर। और 6 से 8-9 साल की उम्र में ये गिर भी जाते हैं। उसके बाद मनुष्य में क्या आता है? परमानेंट टीथ आते हैं। द टीथ आर ग्रो आफ्टर मिल्क टीथ फॉल ऑफ। ये दांत कब आते हैं? जब हमारे दूध के दांत गिर जाते हैं। दे आर कॉल्ड परमानेंट बिकॉज
दे रिमेन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द पर्सन। इसे परमानेंट हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित रहता है तो ये दांत उसके मुंह में रहते हैं। लेकिन बट फॉल ऑफ ड्यूरिंग द ओल्ड एज और ड्यू टू द सम डेंटल डिजीज, कभी कभी बुढ़ापे के कारण, ओल्ड एज के कारण या कुछ दांतों संबंधी बीमारी होने के कारण ये जल्दी भी गिर जाते हैं। अब अरेंजमेंट ऑफ टीथ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ, ये फिगर भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे, इसी तरह का कलर्ड फिगर बनाएंगे। देखिए मनुष्यों में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कितने टाइप के? 4 प्रकार के। तो ये केवल एक लोअर जॉ का चित्र है। जितने लोअर जॉ में होंगे उतने ही अपर जॉ में भी होंगे, तो इसको डबल करेंगे। जैसे इंसीजा, फर्स्ट टाइप क्या है? इंसीजा, इसको हम क्या कहते हैं? कृंतक। सेकेंड टाइप कैनाइन, रदनक। थर्ड टाइप प्रीमोलर, अग्रचवर्णक। और फोर्थ टाइप मोलर चवर्णक। तो इंसीजर का काम क्या होता है? बाइट फूड, कट फूड एंड इनटू पीसेज, किसी भी खाने को काटना। कैनाइन का काम क्या होता है? कैनाइन क्या कैसे होते हैं? शार्पेस्ट, यूज फॉर टेयरिंग फूड। जितने भी हमारे कार्निवोर्स होते हैं, मतलब मांसाहारी जीव होते हैं, आपने उनको देखे होगा, उनको जो कैनाइन होते हैं बड़े नुकीले होते हैं, शार्पेस्ट होते हैं, क्योंकि ये मांस को चीरने और फाड़ने का काम करते हैं। फिर 8 हो गए प्रीमोलर, का काम क्या हो? क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग, किसी को चबाना और पीसने का काम करते हैं। वैसे ही 12 हो गए मोलर, ये भी क्रशिंग और ग्राइंडिंग का काम करते हैं, पीसने और चबाने का काम करते हैं। तो इस तरह से ह्यूमन बीइंग के माउथ में कितने टीथ होते हैं? 32 टीथ होते हैं। ओके, अब टूथ डिके क्यों होता है? हमारे दांत खराब क्यों होते हैं? टूथ डिके इज कॉज्ड मेनली बिकॉज ऑफ ईटिंग फूड विद हाई शुगर कंटेंट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड चॉकलेट। अब बच्चे क्या पसंद करते हैं? ये मीठी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, या सॉफ्ट ड्रिंक्स या चॉकलेट्स खाते हैं, जिनके कारण दांत क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। डर्टी टीथ एंड माउथ, गंदा दांत और मुंह हो जाते हैं। मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया विल स्टार्टेड लिविंग इन आवर माउथ। अगर हमारा मुंह और दांत गंदे रहेंगे तो उसमें बहुत नुकसान वाले बैक्टीरिया रहना शुरू हो जाएंगे। जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया विल रिलीज एसिड बाय ब्रेकिंग डाउन शुगर प्रेजेंट इन लेफ्ट ओवर फूड इन योर माउथ। जो हमारे मुंह में पेस्ट तो कर नहीं रहे, मतलब जो भोजन के कण होते हैं सड़ना शुरू कर देते हैं। किसके कारण? जो बैक्टीरिया एसिड रिलीज करता है उसके कारण, और उस एसिड के कारण जो दांत होते हैं वो हमारे खराब हो जाते हैं। एसिड्स विल ग्रेजुअली डैमेज इनटू टीथ, और जो एसिड बैक्टीरिया रिलीज करते हैं उससे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। उसके बाद टूथेक होता है, दांत दर्द होता है, टूथ लॉसेज हो जाते हैं, दांत गिरने शुरू हो जाते हैं। ओके बच्चों, तो ब्रश योर टीथ डेली। 2 टाइम अपने दांत आपको साफ करने चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और एक बार इवनिंग में खाना खाने के बाद। ओके, तो बच्चों आज आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है, और आपने इस चैप्टर को, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और मैं आपको इस पर आधारित क्वेश्चंस दूंगी, आप उनको कंप्लीट कीजिए। ओके, बाय।